एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। माय नेम इज शिवांगी चौहान, आपकी बायो मेंटोर, और मैं आ चुकी हूँ आप सभी के सामने लाइफ प्रोसेस का वन शॉट लेके। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास में है और स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं एक बहुत शॉर्ट क्रिस्प सेशन लेकर आई हूँ जहां पे आपकी लाइफ प्रोसेस के सारे कंसेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएंगे। राइट, ड्यूरेशन ज्यादा लंबी नहीं होने वाली है और चीजें बहुत आसान वे में आपको मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये है आपके लिए हैंड रिटन नोट्स। ये नोट्स आपको मिल भी जाएंगे, कहां मिलेंगे मैं आपको बताती हूँ एंड में। राइट, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द लाइफ प्रोसेस। होता क्या है लाइफ प्रोसेस का मतलब? यानी वो प्रोसेसेस, वो एक्टिविटीज जो आपको जिंदा रखती हैं, यानी आपका जो सर्वाइवल है वो इन पे टिका हुआ है। क्या हम रिप्रोडक्शन को कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग वेरी ब्यूटीफुली। राइट, सो इट्स नॉट अ क्राइटेरिया कि हम उनको बोले कि तुम जिंदा तभी रहोगे तो तुम रिप्रोडक्शन करोगे। राइट, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। सेम रिस्पॉन्स करना किसी चीज को, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो हम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी एक क्राइटेरिया नहीं है लाइफ प्रोसेस का। अगर आप किसी चीज को जवाब नहीं देते हो या कुछ नहीं करते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए हो। राइट, तो इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस को यहां पे रखेंगे जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को खाना, उसे पचाना। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने खाना पचाया है ना, उसमें से एनर्जी निकालना। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी बनाएगा, एटीपी बनाएगा। देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए थे यहाँ पे न्यूट्रिशन के टाइम पे, जो ऑक्सीजन आई है लंग से, वो सारी चीजों को आपके बॉडी के हर अंग अंग तक, हर सेल्स तक, हर टिश्यू तक, हर ऑर्गन तक पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। देन कम्स एक्सक्रीशन, जो आपके बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो रिएक्शंस में निकलते हैं बाहर, जो आपके बॉडी के जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उसको जब आप यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हो, ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन में। प्लीज डोंट कंफ्यूज इजेशन विद द एक्सक्रीशन। इजेशन अलग है, एक्सक्रीशन अलग है भाई, हम दोनों अलग अलग हैं। वाई? क्योंकि जो इजेशन होता है उसका मतलब होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं, जिससे कुछ हमें मिला नहीं, उसको बाहर निकाल देना बॉडी से। फूड पार्टिकल्स जो निकलते हैं अनडाइजेस्टेड वाले, वो होता है इजेशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना बॉडी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन के साथ। बेटा बहुत सिंपल सी चीज है। न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं, दो तरह का होता है। आपका होता है इट्स ऑटोट्रॉपिक एंड हिटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट है, हम खुद बना लेंगे अपना खाना। बट उनको बनाने के लिए चाहिए होते हैं दो चीजें, या तो वो सनलाइट को यूज करके खाना बनाएंगे या वो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बनाएंगे। अगर वो सनलाइट को यूज करते हैं तो वो कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। एग्जांपल्स क्या है? ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना खुद तो बना रहे हैं, लेकिन जो उनका सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सनलाइट नहीं है, वो केमिकल्स है। यानी वो कुछ केमिकल्स को तोड़ते हैं और केमिकल्स के टूटने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को वो फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड लाइक गैसेस, अमोनिया लाइक गैसेस, इनको यूज करता है फॉर मेकिंग इट्स फूड। करेक्ट, ओके। फिर आते हैं बेटा आपके हेटरोट्रॉप्स के बारे में। हेटरोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड। ठीक है, हाँ जी। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि हो गया पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक। पैरासिटिक का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो बड़े आलसी होते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि भाई बस खून चूस लो। एक तो पहले मेहमान बन के तुम आए हो और फिर बोल रहे हमें पूरी भी दो, हमें खीर भी दो, हमारे लिए तुमने रबड़ी नहीं बनाई क्या? तो ऐसे होस्ट, मतलब ऐसे गेस्ट जो अपने होस्ट को बड़ा परेशान करते हैं, बस घर पर आ गए हैं और डिमांड्स किए जा रहे हैं। यस, तो पैरासिटिक ऐसे ही होते हैं बेटा जो होस्ट पे अटैक करते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन जिसकी बॉडी पे पैरासाइट आया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे जुए हो जाते हैं सर में, कैस्क्यूटा, अमरबेल जिसे कहते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ये सारे पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे ब्लड से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को सक करते हैं। ना तो इन्होंने खाना ढूंढा, ना उसे तोड़ा, ना पचाया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को पैरासाइट्स। ठीक है, आप एग्जाम्पल समझ में आ गया। फिर आते हैं सैप्रोफाइट्स में। सैप्रोफाइट्स आर बेसिकली डिकम्पोजर्स, जो क्या करते हैं? जितना भी डेड डीके सामान होता है, सड़ा गला सामान होता है, उसे क्या करते हैं? उसमें से अपना न्यूट्रिशन को खोज लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। पर बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, ये एक तरह से हमारे एनवायरमेंट को क्लीन भी कर रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट को साफ भी कर रहे हैं। कैसे साफ कर रहे हैं? क्योंकि खुद सोचो, जितने भी डेड और डीके सब्सटेंसेस होते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी कौन क्लीन कर रहा है? एनवायरमेंट से उनको कौन बाहर भगा रहा है?
सैप्रोफाइट्स भगा रहे हैं। जैसे कि आपका बैक्टीरिया और फंगस आर द बेस्ट डिकम्पोजर्स। ये क्या करते हैं, सारे डेड और डिके सब्सटेंसेस से उनको मतलब डिग्रेड करते हैं, उनको खत्म करते हैं और उसमें से न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप गौर फरमाइएगा कि ऐसे केस में क्या होता है बेटा कि ये अपना खाना बॉडी के बाहर तोड़ते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसे प्राणियों का नाम बताओ जो खाने को अपने बॉडी से बाहर तोड़ते हैं। दैट इज सेप्रोफाइट्स। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम्स को बाहर निकालते हैं। वो एंजाइम्स क्या करता है, वो एंजाइम जाता है और जाके उस फूड पार्टिकल को, उस डेड डी के सामान को तोड़ता है। टूटने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर, ये होता है सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल हो गया आपका फंगस। देन आता है होलोजोइक, जो हम हैं, ह्यूमंस है, अमीबा है, दे आर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले लोग। कैसे करते हैं, इसमें सारे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन, करेक्ट। यानी क्या हुआ, खाने को खाया, उसे चबाया, उसे डाइजेस्ट किया, उसे एब्जॉर्ब किया, जो एनर्जी मतलब जो न्यूट्रिएंट्स निकले उसे अपने कामकाज में यूज किया और जो कुछ काम का नहीं आया उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो जब ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तब वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक। यानी आपने एक सॉलिड पार्टिकल को खाया और उसे डाइजेस्ट किया। होलोजोइक का मतलब क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल का इंटेक एंड डाइजेस्टिंग इट, एब्जॉर्बिंग इट, असिमिलेटिंग इट एंड फाइनली इजेस्टिंग इट, जो काम का नहीं है। क्लियर, तो ये था आपका न्यूट्रिशन। नाउ हम बात करेंगे प्लांट्स न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। फोटोसिंथेसिस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन का प्लीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जब भी हम खुद खाना बनाते हैं तो वी रिक्वायर सर्टेन रॉ मटेरियल्स। हमें कुछ सामान चाहिए होते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। इसी तरह जब प्लांट्स को भी खाना बनाना होता है, खाना क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी चाहिए हमारी तरह, है ना। तो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए उनको चाहिए होते हैं कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ सामान, कुछ सामग्री, जैसे कि CO2, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड उन सबको यूज करके फिर वो ग्लूकोज बनाता है। द फूड पार्टिकल, जो फूड मेन बना है वो है ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज फॉर्म में। प्लीज याद रखिएगा ये 3 स्टेजेस। ग्लूकोज फॉर्म में बना है, स्टार्च में स्टोर हुआ है, सुक्रोज फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हुआ है। क्लियर, चलिए, तो ये है आपके 4 रॉ मटेरियल जिनको यूज करके खाना बनने वाला है। सन से सनलाइट मिल जाती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, CO2 आपको सराउंडिंग से मिल जाती है, मतलब प्लांट्स को मिल जाती है स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर उन्होंने सॉइल से भी एब्जॉर्ब किया है थ्रू द जाइलम। क्लियर, नाउ कमिंग टू स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में? सिंपल सी बात है कि 2 चीजें आती हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट का मतलब होता है जो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट को यूज करके ही अपना काम करने वाली है। डार्क का मतलब होता है जो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स निकले हैं लाइट रिएक्शन से उन पे डिपेंडेंट है। क्लियर, देखते हैं कैसे। सबसे पहला स्टेप होता है सनलाइट की एब्जॉर्प्शन। सनलाइट आएगी, उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब होते ही फिर क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल आया था रूट की तरफ से वो टूटेगा, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस या फोटोलिसिस। ठीक है, तो जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जब H2O टूटेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ऑक्सीजन रिलीज होगा। ये वही ऑक्सीजन है जो हमें चाहिए होता है प्लांट से, राइट। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो किस रिएक्शन का पार्ट है, तो आप लिखेंगे हाइड्रोलिसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है। क्लियर, तो यहां पे आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ठीक है, फिर आता है बेटा आपका डार्क रिएक्शन, जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बने थे और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ATP और NADPH भी जो बनी थी हाइड्रोलिसिस के वजह से, वो यूज होती है यहाँ पे डार्क रिएक्शन में। जिसमें क्या होता है कि जो CO2 होता है वो ATP को यूज करता है, NADPH मॉलिक्यूल को यूज करता है, यानी कि एनर्जी को यूज करता है बेसिकली, और हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करके एक साइकिल कंप्लीट करता है जिसको बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, उस केल्विन साइकिल को जो पूरा कंप्लीट करता है तब रिजल्ट में उसको लास्ट में मिलता है ग्लूकोज, यानी कि यहाँ पे जो CO2 है वो रिड्यूस हुआ है ग्लूकोज में। और एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्ट करता है इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो होता है रुबिस्को एंजाइम। क्लियर, अब एक और सवाल यहाँ पे छूट गया है, वो ये है कि हो कहाँ रहा है ये सब। तो सीधी सी बात है, ये क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनील है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि भाई एक सेल होती है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनील्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक गोल्जी बॉडी, ER। इसी तरह एक ऑर्गेनील होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि सिर्फ प्लांट्स में होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्लियर, अब क्लोरोप्लास्ट इज अ ऑर्गेनील प्रेजेंट इनसाइड द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर होता है ये क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनील जो इस सेल के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स के अंदर चल रहा है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसी के अंदर होता है। क्लियर,
चलिए, नाउ कमिंग टू ह्यूमन न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आपको मैं एक समरी दिखा देती हूँ। सनलाइट आई, वाटर मॉलिक्यूल टूटा, हाइड्रोजन आयंस बने, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, एटीपी बना, उस एटीपी को यूज किया गया CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे स्टोमाटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि स्टोमाटा के थ्रू ही ऑक्सीजन बाहर निकलती है, CO2 अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अब स्टोमाटा खुलता और बंद कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी घुस जाता है तो वो मोटे हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पोर है बीच में वो खुल जाता है, ठीक है। जब वाटर वापस से बाहर निकल जाता है आपके गार्ड सेल से, तो फिर से क्या होता है, ये फिर से फ्लैसिड हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, एंड जो पोर खुला था वो बंद हो जाता है। क्लियर? तो दिस इज द क्लोज स्टोमाटा स्टेट। यहां से आपका प्लांट वाला पार्ट खत्म हुआ है, ह्यूमन का स्टार्ट हो गया है। देखने में काफी बड़ी लग रही होगी स्लाइड, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ ह्यूमन। अब देखो, सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, प्लस कुछ ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो जब डाइजेस्टिव ग्लैंड और एलिमेंट्री कैनाल मिल जाता है, तब जाके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब जो आपके माउथ से स्टार्ट हो रही है, एनस तक जा रही है, और उसके साथ कुछ ग्लैंड्स भी जुड़े होते हैं। ये सारे मिलकर डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आपका डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप खाना मुंह में डालते हो, चबाते हो, तो उस आप फूड का मैस्टिकेशन कर रहे हो, उस फूड को तोड़ रहे हो, जिसकी वजह से सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। सलाइवा कौन रिलीज करता है? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो स्टार्च पे हमला करता है। बेटा, हमारे खाने में सिर्फ 4 मेन चीजें होती हैं, 3 मेन चीजें होती है। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। इन्हीं को हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला हमला कहां हो चुका है? कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हमला आपके मुंह में ही हो चुका है, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज आपके स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट करती है, माल्टोज बना देती है। माल्टोज इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपलर फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट किया। स्टार्च क्या है मैम? कार्बोहाइड्रेट यार। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसने एक सिंपलर फॉर्म बना दिया है, माल्टोज। हम डाइजेशन कर इसीलिए रहे भाई, जो हमने खाना खाया है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट में है, उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ी बड़ी चेन्स हैं, कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम उस चीज को एब्जॉर्ब डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो बॉडी बोलती है यार सिंपल करके देना इसको, तो इसीलिए आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सिंपल कर रहा है, उसको तोड़कर सिंपलर बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल किसको बनाना स्टार्ट किया है? स्टार्च को। फिर आपका जो खाना है वो बोलस के फॉर्म में, एक गोल फॉर्म में नीचे उतरता है थ्रू दी ईसोफेगस, और जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि एक कंट्रैक्शन रिलैक्शन मूवमेंट है जो आपके एलिमेंट्री कैनाल में होता है, सो दैट आपका जो खाना है वो नीचे की तरफ पुश हो पाए। क्लियर? ठीक है। फिर आपका खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं, जिसमें होता है आपका पेप्सिनोजेन, HCl एंड म्यूकस। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में। पेप्सिनोजेन पेप्सिन बनता है। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव हीरो है, जिसको पता तो है लड़ाई करनी है, बट कैसे करनी है, सोया पड़ा हुआ है ना, तो उसको जगाने के लिए HCl चाहिए होता है। तो HCl क्या करता है? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाता है, सो दैट वो प्रोटीन पे हमला कर सके और प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर सके। स्टार्च टूटना माउथ में स्टार्ट हो गया था, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ है स्टमक में। क्लियर? तो पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन्स पे अटैक करेगा और उसे पेप्टोन्स बनाएगा, एक सिंपलर फॉर्म बनाएगा, प्रोटीन्स का सिंपलर फॉर्म। अभी तक पूरा टूटा नहीं है वो, बस हथौड़ा मारना स्टार्ट किया है। बड़ा सा पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत बार उस पर हमला करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी पहला हमला हुआ है इस पे, प्रोटीन्स पे, ठीक है। फिर आता है HCl। HCl का एक्शन क्या था? एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाना, ठीक है, और जो जर्म्स होते हैं स्टमक में उसको किल करना। फिर आता है म्यूकस। अरे भाई, HCl इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पेट को जला सकता है, गला सकता है, तो बच कैसे पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ म्यूकस। तो म्यूकस हमारे स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। देन कमिंग टू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज नथिंग बट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड जेजुनम। ड्यूडेनम वो पार्ट है जो आपके स्टमक से डायरेक्टली अटैच हो रखा है। ड्यूडेनम क्या करता है बच्चा जी कि ड्यूडेनम पे खाना एंटर कर जाता है। स्टमक से खाना जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर से होता हुआ ड्यूडेनम में एंटर करता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर वो स्फिंक्टर है जो आपके स्टमक की ओपनिंग करवा रहा है, खोल रहा है स्टमक की ओपनिंग को ड्यूडेनम के अंदर, है ना। कैसा होता है भाई? ऐसा होता है स्टमक, उसके बाद यहां से आपकी इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, तो यहां पे होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ड्यूडेनम में आ चुका है, ड्यूडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे 2 लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, 2 लोग को बहुत परेशानी होगी। कौन होंगे वो 2 लोग? गेस करो कौन होंगे, कौन होंगे, कौन होंगे? लिवर और पेंक्रियास, क्योंकि भाई वो भी तो पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। उन्होंने भी कुछ बना के रखा है खाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। उसके पास तो खाना गया ही नहीं। खाना कहाँ गया? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। साइड वाले जो थे वो रह गए।
लीवर रह गया, पेंक्रियाज रह गया। तो ये क्या करते हैं, बोलते कोई बात नहीं दोस्त, अगर हमारे पास खाना नहीं आ पाए तो क्या हुआ, हम खाने के पास पहुंच जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, अपनी अपनी सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हो कि लीवर और पेंक्रियाज क्या करते हैं, अपनी सिक्रीशन को ड्यूडेनम में ही ऐड कर देते हैं, सो दैट खाने को उनका भी पार्ट मिल जाए, उनका भी कुछ रोल आए डाइजेशन में, ठीक है। तो लीवर बनाता है बाइल, जो स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में टेम्पोरली, और जब उसका काम आता है तो वो जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ओके, बाइल का काम क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं, दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला कि जो फैट होता है, फैट के बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको तोड़कर छोटे छोटे में कन्वर्ट करना, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फिर आता है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज रिलीज करता है पेंक्रियाटिक जूस, जिसमें होती है 3 मेन एंजाइम, क्या क्या, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। याद नहीं होते ना एंजाइम के नाम, ध्यान से सुनना। अमाइलेज बेटा हमेशा स्टार्च पे एक्ट करता है, चाहे वो सलाइवरी अमाइलेज हो, चाहे वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज हो। अमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा। फिर आता है आपका ट्रिप्सिन, सिन वर्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या था, पेप्सिन, सिन वर्ड आ रहा था, तो जहां पे सिन वर्ड आ रहा है वो प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो चाहे वो ट्रिप्सिन हो चाहे पेप्सिन हो, दोनों प्रोटीन्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है। अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को तोड़ रहा है, जस्ट लाइक दिस सलाइवरी अमाइलेज। एंड देन लाइपेज, लाइपेज फैट्स पे एक्ट करता है। कौन से फैट पे, जिसको अभी अभी बाइल ने तोड़ा है, बाइल ने बड़ा वाला काम आसान कर दिया है, बड़े को छोटा कर दिया, छोटे पे एक्ट करेगा आपका लाइपेज, क्लियर। तो यहां से क्या हुआ, बेसिकली इन दोनों ने अपनी अपनी सिक्रीशन थ्रू दी हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट, ये वो डक्ट है जो कि कॉमन होती है, लीवर और पेंक्रियाज दोनों के सिक्रीशन को साथ में लेकर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मींस लीवर, पेंक्रियाटिक मतलब पेंक्रियाज से जुड़ी हुई, तो ये कॉमन डक्ट होती है जो लेकर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये अपना काम कर देते हैं। जैसे ही अपना काम खत्म करते हैं, इंटेस्टाइन बोलता है भाई मैं कब स्टार्ट करूंगा, मेरे ही अंदर तुमने अपना काम खत्म कर दिया, मैं भी तो करूं। तो यस, ये भी अपना काम करता है, ये रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फाइनल सबसे लास्ट काम करते हैं, सबसे लास्ट वार करते हैं, फाइनल वॉर करते हैं। तो जो भी सामान टूटा फूटा बच गया है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अपनी पिटी हुई हालत में बच गए हैं, उनको सबसे आखिरी में तोड़ता है इंटेस्टाइनल जूस और प्रोड्यूस करता है फाइनल प्रोडक्ट्स। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट्स, यानी प्रोटीन का बन चुका है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का बन चुका है ग्लूकोज, फैट बन चुका है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्लियर हुआ। तो यहां से क्या हुआ बेटा, अल्टीमेटली आपका जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब डाइजेशन कंप्लीट होते ही नंबर आता है एब्जॉर्प्शन होने का। तो इसीलिए आपकी इंटेस्टाइनल वॉल्स में, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें उनकी वॉल्स में विलाई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका काम क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन करना, जो खाना टूट गया है उसको एब्जॉर्ब करना, उसकी एब्जॉर्प्शन करना है ना। तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको, ठीक है। और इनके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो जैसे ही वो इसको एब्जॉर्ब करती है तो कहीं ना कहीं ये जो खाना है वो इन वेसल्स के अंदर आ जाएगा और फिर इनसे होता हुआ ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से होता हुआ सारे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है बेटा, फैट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता बाय दी ब्लड कैपिलरीज, तो इसके लिए एक अलग इंतजाम होता है, लैक्टियल्स आर देयर। तो फैट की एब्जॉर्प्शन के लिए एक अलग वेसल होती है, लिम्फेटिक वेसल होती है, इसको बोलते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करती है फैट को, बस, बाकी सब सिंपल है। फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है, जो बच खुच गया, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है, किसी काम का नहीं है, उन सब चीजों को भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से सारा पानी खींच लिया जाता है और उसके बाद जो बच जाता है उसको सबको भेजते हैं कहां पे, टुवर्ड्स द रेक्टम। रेक्टम में वो स्टोर रहता है टिल द इजेशन थ्रू द एनस, थ्रू दी एनल स्फिंक्टर। एनल स्फिंक्टर क्या होता है, इस पे सवाल आता है बहुत ज्यादा। एनल स्फिंक्टर एक रिंग लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो आपकी एनस की ओपनिंग में होती है, जो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करती है, सो दैट जो रेक्टम में स्टोर था वो एनस के थ्रू बाहर आ पाए, इजेस्ट हो पाए। क्लियर। यहां से आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है और हम स्टार्ट कर सकते हैं रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा, जो अभी ताजा ताजा न्यूट्रिशन खत्म हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए हैं, जो कि ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वो हर जगह घूम रहे हैं बॉडी में, उसमें से जो ग्लूकोज है उसे पकड़ के लाया जाता है। ठीक है, उसे पकड़ के सेल के अंदर लाते हैं और बोलते हैं अब देख तेरा क्या होगा, क्या होगा, उस ग्लूकोज को तोड़ेंगे। क्यों भाई? अरे यार तुमको पता तो है कि खाने से एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिली कहाँ है अब तक? अब तक हमने खाने को सिर्फ मारा पीटा है, उसमें से एनर्जी कब निकाली? अब निकालेंगे एनर्जी। तो जो ग्लूकोज बना था बेटा, वो ग्लूकोज रेस्पिरेशन प्रोसेस में टूटता है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे हम रोल पढ़ने वाले हैं आपके लंग्स का। यस, ठीक है, सुनना,
यहां पे हम दो चीज देखेंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, जो कि दोनों सेम नहीं होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपने इनहेलेशन किया, एक्सहेलेशन किया, सांस ली, सांस छोड़ी। जब आपने सांस ली तो O2 को अंदर लेकर गए, जब सांस छोड़ी तो CO2 को बाहर निकाल के गए, ठीक है। तो ब्रीदिंग इज नॉट सेम एज रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन भी आता है, क्या ये सेम है? नहीं, क्योंकि यहां पे तो आप सिर्फ गैसेस एक्सचेंज कर रहे हो, फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, यहां पे तोड़फोड़ होगी, ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है। अब बेटा ब्रीदिंग में आपके दो फेज होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब है आपने सांसें ली और O2 अंदर आया। तो जब भी आप कोई चीज अपने बॉडी के अंदर लेके जाना चाहते हो तो पहले आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए इंस्पिरेशन के टाइम पे, इनहेलेशन के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज कि डायफ्राम के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है डोम शेप का, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। लंग्स के नीचे, सॉरी, लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम जो होता है वो इनहेलेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से कुछ जगह बन जाती है आपके थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी क्या होती है मैम? बेटा वो कैविटी जहां पे आपका लंग्स रखा हुआ है, लंग्स प्लेस्ड है, उस कैविटी को बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। तो जब आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो उस कैविटी में जगह बन जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, साथ ही साथ आपकी रिब्स भी ऊपर जाती है। सांस लेके देखो, रिब्स ऊपर जा रही है, इंटरकोस्टल मसल साथ में ऊपर जा रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है, यानी ऑल टुगेदर वॉल्यूम बढ़ रही है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। जिस प्रेशर डिक्रीज के चक्कर में हाई प्रेशर बाहर हुआ, अंदर लो हुआ, हाई टू लो मतलब बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, हाई से लो की तरफ। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट होता है आपके एक्सहेलेशन के टाइम पे। डायफ्राम जो नीचे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, नीचे खिंच गई थी, वो वापस से अपनी जगह पे आती है, वॉल्यूम फिर से डिक्रीज करेगा, रिब्स वापस से नीचे अपनी जगह पे आ गई हैं, जिसके चक्कर में ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यानी अब लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, बाहर कम है, हाई से लो की तरफ जाएगा एंड एक्सहेलेशन हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ बेटा यस 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 यस, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया ग्लूकोज टूटता है, ये एक सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली, आप खुद देखो, एक सेल है जिसमें अभी न्यूट्रिशन हुआ था, तो न्यूट्रिशन से ग्लूकोज जो है वो ब्लड के थ्रू आएगा सेल के अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ है, तो जिसके चक्कर में कि जो अभी ताजा ग्लूकोज बनी है वो ब्लड से फ्लो करता करता सेल के अंदर आ गया है एक साइड से। इधर से क्या हुआ, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन आ चुका है। सिंपल बात है ना यार, ठीक है। यहाँ पे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को ब्लड सेल के अंदर डाल दिया गया है। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, टूटेगा और एनर्जी बनाएगा, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर? बाकी एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है भाई? अगर मैं बात करूं आपकी फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग आपका एम्फीबियन होता है, लैंड में होता है, वाटर में होता है, दैट्स व्हाई इसमें स्किन और लंग्स दोनों के थ्रू होता है। फिश में गिल्स के थ्रू होता है, ट्रैकिया में होता है, मतलब इंसेक्ट्स में ट्रैकिया के थ्रू होता है, हमारे में लंग्स के थ्रू होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है। क्लियर? अब बात करते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, वो सिस्टम जिसमें आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। क्लियर? ये स्टार्ट होता है आपके नॉस्ट्रिल से, नेजल चैम्बर, देन कम्स योर फैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, जो डिवाइड होता है दो पार्ट में, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड देन कम्स द एल्वुलाई। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसके थ्रू आपकी जो एयर है वो आपके लंग्स तक पहुंचती है। फाइनली कहां पहुंच रही है? एल्वुलाई तक पहुंच रही है। फाइनली कहां पहुंच रही है बेटा? एल्वुलाई तक पहुंच रही है। अगर मैं एल्वुलाई को इनलार्ज करके दिखाऊं तो ये बहुत पतली सी होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो स्क्वैमस सेल से बनी होती है, वेरी थिन वॉल, बहुत पतली सी होती है। व्हाई? क्योंकि बेटा इसके अराउंड डिफ्यूजन करना है ना, जो O2 इसके पास आई है उस O2 को ब्लड में एंटर करवा के बाकी पार्ट्स में पहुंचाना है, इसीलिए इसका पतला होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? साथ ही साथ ये जो एल्वुलाई होती हैं ये कुछ ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है, इनके आसपास ब्लड कैपिलरीज होती है, सो दैट जो O2 अभी अभी आया है वो एंटर कर पाए डिफ्यूजन से इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और उन ब्लड कैपिलरीज में जो CO2 पहले से भरा हुआ है वो इसके अंदर आ पाए। क्लियर हुआ? मैम CO2 कैसे आ गया इसके अंदर? अरे भाई, आपके टिश्यू में क्या चल रहा है, आपके सेल्स में क्या चल रहा है? आपके सेल्स में चल रहा है रेस्पिरेशन, और अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेशन की वजह से CO2 और ATP बनता है। तो CO2 का काम का नहीं है हमारे, ATP काम का है। तो ATP को रख लिया, स्टोर कर लिया, CO2 को बाहर निकालना है। कैसे बाहर निकालेंगे? उसको जो सेल्स होती है वो ब्लड में एंटर करवा देती है, ब्लड में वो एंटर करता है और ब्लड से फ्लो करता करता एल्वुलाई के पास आता है और सारी CO2 को यहाँ छोड़ देता है और यहाँ से O2 को पिक कर लेता है। यहाँ जो CO2 आया है वो एक्सहेलेशन के टाइम पे बाहर निकल जाएगा, और जो O2 है वो एक्सचेंज ऑफर चलता है कि भाई CO2 दे दो, O2 ले जाओ। तो एल्वुलाई इज द फैक्ट्री ऑफ O2, क्योंकि अभी ताजा ऑक्सीजन अंदर आया इसके, और जो सेल्स होती हैं वहां पे CO2 ज्यादा है, क्योंकि
वहां पे रेस्पिरेशन लगातार चल रही है, रिएक्शन चल रही है, O2 खत्म हो रहा है, CO2 बनता जा रहा है। तो वो फैक्ट्री किसकी है? CO2 की। तो CO2 आया है, CO2 यहां रहेगा, O2 को यहां से लेके जाया जाएगा, एक्सचेंज ऑफर होगा। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू कि ग्लूकोज टूटता कैसे, इसके स्टेप्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके रिएक्शन आपके एग्जाम में बार बार आती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप ग्लूकोज के टूटने का होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपसे एग्जाम में पूछते हैं और आप पता है क्या लिख के आते हो? ग्लूकोज टूटता है जब एटीपी में, उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अरे भैया, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, आप पूरा एंड का क्यों बता रहे हो? आपसे सिर्फ पहला स्टेप पूछा है। ग्लूकोज जब पायरुवेट में टूटता है उसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। पायरुवेट क्या है? इट्स अ कंपाउंड। जैसे कि आपने देखा था ना अभी न्यूट्रिशन में कि सारी चीजें पहले एक स्टेप में टूटती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ये भी एक स्टेप है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, जब वो 3 कार्बन का हो जाता है तो उसको पायरुवेट कहते हैं। टूटना इसी को कहते हैं कि 6 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर खत्म, तो इसी को टूटना कहते हैं ना। तो 6 से जब वो 3 में आ गया तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्लियर? जब वो पायरुवेट बन जाता है उसको आती है कंफ्यूजन, अब मैं क्या करूं, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, क्योंकि अब आती है 3 कंडीशन आगे। पायरुवेट को फर्दर टूटने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन। अगर उसको पूरा टूटना है तो कंप्लीट टूटना है और बहुत सारी एनर्जी बनानी है तो उसे बहुत सारा O2 चाहिए होता है। तो यहाँ पे 3 कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं, 1, 2, 3। तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म टाइप हमारे रेस्पिरेशन की भी टाइप्स हो जाते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। हम लोग एरोबिक हैं क्योंकि हमारे पास O2 की कमी नहीं, हम सांसें लेते रहते हैं, है ना, O2 आता रहता है। बट हमारे पास भी एक और कंडीशन है एनारोबिक का, ध्यान सुनना। पहले आते हैं आइडल केस में, जो होना चाहिए। पायरुवेट क्या करता है? ऑक्सीजन को यूज करता है भर भर के और CO2 और एनर्जी में टूट जाता है। कितनी एनर्जी? 38 ATP एनर्जी। ये आइडल केस है, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि बेटा जो आपका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पायरुवेट होता है, ये O2 को यूज करता है और यूज करने के बाद टूटता है। ठीक है, ठीक है, समझो इस बात को मैंने क्या बोला। ठीक है, तो जो पायरुवेट होता है यहाँ पे वो O2 को अपनी मनमर्जी तरीके से यूज करता है और कंप्लीटली टूट के एनर्जी बनाता है। जब उसे ऑक्सीजन कम मिले मतलब बहुत कम मिले, फॉर एग्जांपल जब आपने बहुत वर्कआउट कर लिया, हाँ मजा आ रहा है, वर्कआउट, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा O2 अपने अंदर लेना चाह रहे हो, क्योंकि O2 चाहिए होता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और आप जो वर्कआउट कर रहे हो उसमें बहुत एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा O2 चाहिए, बहुत ज्यादा ग्लूकोज तोड़ना है, सब कुछ बहुत ज्यादा करना है, जो कि हो नहीं पाता है। इसीलिए बेटा आपके मसल्स में दर्द हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं ज्यादा वर्कआउट करने से। क्यों? क्योंकि वहां पे लैक्टिक एसिड बन गया है। जब ज्यादा वर्कआउट करते हो तो O2 कम पड़ जाता है और ऐसे केस में पायरुवेट पूरा नहीं टूट पाता है और एक और प्रोडक्ट बना देता है, लैक्टिक एसिड। यहाँ पे देखो कुछ नहीं बना, फाइनल में सिर्फ CO2 बना है जो कि बाहर निकल जाएगा, यानी कि ग्लूकोज पूरा टूट गया है। यहाँ पे पूरा नहीं टूट पाया, यहाँ पे लैक्टिक एसिड एक और कंपाउंड बन गया है जो नहीं टूटेगा और इसके चक्कर में ही क्रैम्प्स आ जाते हैं। थर्ड केस होता है जो ईस्ट में होता है। ईस्ट इज इट्स अ मेंबर ऑफ फंगस, जो कि आपका ब्रीवरी इंडस्ट्री में काम आता है, फर्मेंटेशन में काम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द फंगस, राइट। ये एनारोबिक कंडीशन में आता है प्योरली। यहाँ पे O2 है ही नहीं, क्या कर लोगे? नहीं है O2, टूट जाओ जितना टूटना है तुमको। तो पायरुवेट बिल्कुल कम टूट पाता है, बल्कि बीच में एक और प्रोडक्ट छोड़ जाता है, इसको बोलते हैं इथेनॉल, और इसीलिए हम ईस्ट को अल्कोहल बनाने में यूज करते हैं। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल ओनली, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, जो ईस्ट में होता है, यानी कि जब पायरुवेट आधा अधूरा टूटता है, इथेनॉल में टूटता है, तो उसको बोलते हैं एनारोबिक और या फर्मेंटेशन। तो ये दोनों ही एनारोबिक हैं, ये और ये, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे O2 कम था, यहाँ बिल्कुल नहीं था, बस यही है जो एरोबिक है। एक सवाल जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना। आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यहां लिखा है, बाकी में साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है। यस, एक शॉर्टकट बता रही हूं, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ वहीं आएगा जहां पे O2 बहुत ज्यादा होती है। यानी पायरुवेट को अगर बहुत ज्यादा O2 मिल जाती है तो उसको एक प्रिविलेज दी जाती है कि भाई तेरे पास बहुत O2 है, तो VIP है यार, तू माइटोकॉन्ड्रिया में जा, वहां बैठ, तेरे को वहां तोड़ेंगे हम। तो ये प्रिविलेज सिर्फ इस केस में दी जाती है, बाकियों को बाहर तोड़ते हैं कि तुम्हें तुम सरेआम तोड़ेंगे, तुम जाओ यार। इनको चुपचाप तोड़ते हैं, आराम से, एक इनको VIP स्पेस पे तोड़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, ऐसे याद रखना। चलिए ओके, तो यहां से आपका रेस्पिरेशन खत्म हो चुका है और हम आ चुके हैं थर्ड लास्ट में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में आ चुके हैं। आधे घंटा ही हुआ है अभी तक, ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में आ चुके हैं बेटा, ध्यान से देखना। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस में क्या होता है, यानी जो न्यूट्रिएंट्स बने थे न्यूट्रिशन के टाइम पे, ठीक है,
जो एनर्जी बनी है और जो ऑक्सीजन आ रही है, इन सबको बॉडी के हर तरफ कैसे पहुंचाएं? पहुंचाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंट तो चाहिए। हमें भी अपने घर से कहीं जाना होता है तो हम कार, व्हीकल, बस, ट्रेन कुछ लेते हैं ना, कुछ जिसमें बैठ के हम चले जाएं। तो इसी तरह हमारे बॉडी में भी ब्लड, लिम्फ एक ऐसा एजेंट है जो सामान को हर जगह छोड़ कर आता है। ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेटिंग एजेंट जो सामान को, न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को हर जगह छोड़ता है। ठीक है, ब्लड किससे बना होता है? प्लाज्मा और सेल से। प्लाज्मा अगर हटा दोगे तो सेल्स बच जाएंगे, सेल्स हटा दोगे तो प्लाज्मा बच जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा की वजह से ही ब्लड लिक्विड इन नेचर होता है, क्योंकि प्लाज्मा इज अ लिक्विड मैट्रिक्स। क्लियर? तो प्लाज्मा और सेल्स क्या क्या हो गए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यूबीसी इज फॉर इम्यून सिस्टम एंड प्लेटलेट्स फॉर क्लॉटिंग के लिए होता है। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। ब्लड वेसल्स वो वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती हैं, यानी आपका ब्लड इज अ लिक्विड। जब आपको टंकी से नहाना होता है तो टंकी में पत्थर मार के थोड़ी पानी लेते हो। टंकी से जो आपका घर में पानी है वो एक ट्यूब से आता है, वैसे ही आपको जो ब्लड है वो भी कुछ ट्यूब्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। उन ट्यूब्स को कहते हैं ब्लड वेसल्स। 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हमेशा हार्ट से दूर लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम दी हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। वेन्स क्या होती है? जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती है, किसी भी ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जा रही है ब्लड को। कैपिलरीज जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, इनके बीच में कनेक्शन बनाता है। क्लियर? देन कम्स द हार्ट। बेटा ब्लड को पंप करने के लिए, उसको पुश करने के लिए सारे डायरेक्शंस में हमें एक पंपिंग सिस्टम चाहिए होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट। तो हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि भाई ग्रेविटी की वजह से ब्लड जो है वो नीचे आराम से जा सकता है, बट ऊपर कैसे आएगा? उसको फोर्स कौन देगा? तो उस पंपिंग ऑर्गन, उस फोर्स को हम बोलते हैं हार्ट। ठीक है, चलिए हार्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। हार्ट का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा होता है, 4 चैम्बर होते हैं। इस साइड का राइट कहलाता है, इस साइड का लेफ्ट कहलाता है। राइट साइड, लेफ्ट साइड 4 चैम्बर्स हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप खुद सोचो, इस वाली साइड को बोल रहे हैं राइट, इसको बोल रहे हैं लेफ्ट। क्लियर? और 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं एज कंपेयर टू एट्रियम। क्लियर? राइट साइड जो आपकी होती है वो आपकी होती है डीऑक्सीजनेटेड वाली, यानी कि इस तरफ हमारे हार्ट के हमेशा इस साइड आपका CO2 रिच ब्लड फ्लो करता है, हमेशा हार्ट की इस तरफ हमेशा CO2 वाले ब्लड का फ्लो चलता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा O2 रिच ब्लड का फ्लो चलता है। क्लियर? हमारे हार्ट में होती है डबल सर्कुलेशन, यानी हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, तो मेक श्योर होता है कि हमारा जो CO2 रिच ब्लड है वो O2 वाले से मिक्स ना हो, आपस में सेपरेटेड रहे दोनों। इसके लिए हमारे पास सेप्टम होता है, बीच में हार्ट को डिवाइड करता हुआ एक सेप्टम होता है जो लेफ्ट और राइट को अलग रखता है, सो दैट ब्लड आपस में मिक्स ना हो। क्योंकि राइट साइड क्या है? CO2 रिच ब्लड, लेफ्ट साइड क्या है? O2 रिच ब्लड। याद कैसे रखें? LORD, लॉर्ड। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीजनेटेड, R फॉर राइट, D फॉर डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड आपका राइट साइड आपका डीऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड आपका ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ओके, क्लियर? तो 4 चैम्बर्स हो गए। यस बेटा, इनमें कुछ वॉल्व्स भी होती हैं, इनके बीच में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है, लेफ्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होती है, जिसको हम बोलते हैं, राइट साइड वाली को बोलते हैं ट्राइकस्पिड, लेफ्ट वाली को बोलते हैं बाइकस्पिड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सो दैट आपका जो ब्लड है वो उल्टा ना भागे, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहे, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। बेसिक 4 चैम्बर्स हैं, वॉल्व्स होते हैं जो ब्लड के ऊपर मतलब उसको उल्टा जाने से बचाते हैं। क्लियर? ठीक है। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, हमारे सेल्स क्या कर रहे हैं? O2 को यूज करके CO2 बना रहे हैं, उस CO2 को ब्लड में ऐड कर दे रहे हैं, वो ब्लड जा रहा है आपके हार्ट के पास, हार्ट उसको भेजता है लंग्स के पास कि भाई जल्दी से इसमें से CO2 बाहर निकाल दे और O2 ऐड करके वापस भेज। ठीक है, तो लंग्स में से O2 को ऐड करता है, CO2 को बाहर निकालता है और उसको भेजता है हार्ट के पास। हार्ट उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से भेजता है आपके बॉडी के पार्ट्स के पास, यानी एक ही साइकिल में आपके हार्ट के पास ब्लड 2 बार आ रहा है। एक बार बॉडी की तरफ से आता है CO2 रिच वाला, एक बार आता है लंग्स की तरफ से O2 रिच वाला। ठीक है, तो इसीलिए जब एक ही साइकिल में हार्ट के पास 2 बार ब्लड आता है, इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये रहा आपका फ्लो। ठीक है, बहुत क्लियर कट सिस्टम है। आपको अगर तब भी समझ नहीं आया तो आई थिंक मुझे इसको और एक अलग तरीके से समझाना चाहिए आपको, फटाफट वाला बेसिस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो कोई फायदा नहीं है आज के लेक्चर का।
ठीक है, तो मैं इसको फटाफट आपको बता देती हूँ ऐसे, क्योंकि वहां पे सब कुछ बना हुआ है ना, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये रहा आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स, ये रहा आपका राइट साइड, ये रहा आपका लेफ्ट साइड। क्लियर? यहां मैं लिख रही हूं बॉडी को, यहां मैं लिख रही हूं लंग्स को। क्लियर? इतना सिंपल। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, आपकी बॉडी की तरफ से जो CO2 रिच ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम में थ्रू दी वेना कावा। वेना कावा वेन, वेना कावा इज द लार्जेस्ट वेन इन योर बॉडी। वेन का काम क्या होता है? टुवर्ड्स द ब्लड, टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को लेके जाना, वही काम कर रही है। तो बॉडी से ब्लड गया वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, वहां से आया राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहां से उसको पुश कर दिया गया टुवर्ड्स द लंग्स। वेंट्रिकल का काम होता है हमेशा ब्लड को पुश करना, या तो लंग्स की तरफ या तो बॉडी की तरफ। तो यहां पे लंग्स की तरफ पुश किया गया है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी क्यों बेटा? क्योंकि अवे फ्रॉम दी हार्ट जा रहा है। यहां पे क्या लिखा था? वेना कावा। ठीक है, तो ये आपका राइट साइड हो गया। दिस इज द राइट साइड, जहां पे हमेशा आपका क्या करता है? CO2 रिच ब्लड फ्लो करता है, CO2 ज्यादा होता है ब्लड के अंदर। अब आते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, लंग्स ने क्या किया? इस वाले ब्लड से O2 को बाहर निकाला और CO2 को बाहर निकाला, O2 को ऐड कर दिया। फिर वो ब्लड आएगा आपका कहां पे? लेफ्ट एट्रियम में थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से बॉडी की तरफ उसको पुश कर दिया जाएगा थ्रू द वेंट्रिकल्स। क्लियर? क्या किया इसने? CO2 को बाहर निकाला, O2 को ऐड किया और पल्मोनरी वेन के थ्रू भेज दिया। ठीक है, फिर यहां पे ये आरोटा के थ्रू बॉडी के पास चला गया। तो ये होता है आपका डबल सर्कुलेशन, जहां पे आपके हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा है। एक बार आ रहा है बॉडी की तरफ से, एक बार आ रहा है आपके लंग्स की तरफ से। तो एक ही साइकिल में 2 बार ब्लड आ रहा है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन। क्लियर? चलिए अब आते हैं आपके लास्ट टॉपिक में, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को अगर हम पढ़ें, बहुत सिंपल है, कुछ ही आपको चीजें याद रखनी है, वो अगर आपको याद हो जाएंगी तो आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज, हम एक्सक्रीशन करते क्यों है बेटा? हमारे बॉडी में ना बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट बनते रहते हैं, बहुत सारी रिएक्शन होती रहती है। तो उस रिएक्शन के रिजल्ट में बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। वो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, टॉक्सिक होता है, बाहर निकालना है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस, जो हमारे किडनी में होता है। किडनी में क्या होता है? बेसिकली हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है। वी हैव नंबर ऑफ ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में परफॉर्मेंस देते हैं। क्या क्या होता है? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ठीक है, दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एग्जाम में अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पूछे तो ये बनाना है, नेफ्रॉन नहीं बनाना है। क्लियर? ओके, अब अगर मैं किडनी की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं कि भाई अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो ध्यान से देखो, कुछ 2 ही 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक याद रखना है ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, एक आपको याद रखना है ये जो आपको ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस पार्ट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड या मेड्यूला पार्ट। इसके जो बाहर का रीजन है, इसके जस्ट बाहर, वो कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये ट्रायंगल वाले क्या कहलाएंगे? मेड्यूला कहलाएंगे। और जहां से यूरेटर स्टार्ट होती है उसको रिनल पेल्विस कहते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखना। ट्रायंगल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। उस ट्रायंगल से बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जहां से आपका यूरेटर निकल रहा है उस वाले पार्ट को कहते हैं रीनल पेल्विस। बस यही 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लेबलिंग में पूछी जा सकती हैं। बनाने को बहुत रेयर आएगा, लेबलिंग में पक्का आ सकता है। ठीक है, देन कमिंग टू यूरिन बनती कैसे है मैम, व्हाट आर द स्टेप्स? तो बेटा हमारे किडनी में कुछ हीरोज होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। कहां गया? ये रहा। ठीक है, तो नेफ्रॉन इज द हीरो, जो एक नहीं मिलियंस में होता है। किडनी के अंदर बहुत सारे होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, हमारे ब्लड के अंदर जितना भी टॉक्सिक है उसको फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसके पास कुछ स्ट्रक्चर से ध्यान से देखना। ये जो कप शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। इसके अंदर आपके ब्लड की कुछ कैपिलरीज होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यही है जो ब्लड को फिल्टर करता है। यहाँ पे फिल्टर होने के बाद जो आपका जितना भी वेस्ट है वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, घूमता रहेगा और इससे चलेगा सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। यानी कि फिल्टर होने के बाद भी एक डाउट रह जाता है कि क्या सारी गंदगी बाहर निकल गई है, कुछ काम का तो नहीं चला गया है। तो इस चीज को मेक श्योर करने के लिए सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता रहता है। यानी जो काम की चीज है वो वापस एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, इसके साथ पीछे घूमता रहता है, और जो बेकार चीज उसके पास अभी भी रह गई है फिल्टर के बाद भी, वो इसमें डाल देता है। तो बेसिकली आपके 3 स्टेप हो गए। क्या क्या? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि आपका होता है यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल में, जिससे कि सारा ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद इस वाले पार्ट में एंटर कर जाता है। क्लियर?
फिल्टर होने के बाद भी डाउट रह गया है कि अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसीलिए ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसका पीछा करती हैं कि अगर कुछ काम का छूट गया है तो उसे रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो सेकंड स्टेप क्या है? रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करना इनटू द ब्लड। थर्ड स्टेप आता है सिक्रेशन, कि अगर कुछ गंदगी अभी भी ब्लड के अंदर रह गई है तो वो वापस इसके अंदर छोड़ देता है, यानी कि वेस्ट, टॉक्सिन्स, आयंस आर एडेड टू द यूरिन, जो ब्लड में ही रह गया था गलती से फिर से फिल्ट्रेशन के बाद भी। क्लियर? तो ये 3 स्टेप होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दीज आर द 3 स्टेप्स। क्लियर? एंड दिस इज द नेफ्रॉन का डायग्राम, बहुत सिंपल मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको बहुत क्लियर कट दिखे और आप इसको लेबल कर पाए। ठीक है? नोट्स आपको मिल जाएंगे, बताऊंगी कहां मिलेंगे, जस्ट सेकेंड, अभी आपको बता दूंगी। ठीक है? तो ये रहा आपका दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम। नाउ कमिंग टू लास्ट स्लाइड, प्लांट्स में कैसे होता है एक्सक्रीशन? प्लांट्स में कैसे होता है? प्लांट्स में होता है बाय कुछ अलग अलग मैकेनिज्म। पहला तो होता है कि बेटा स्टोमाटा के थ्रू जितना भी आपका एक्सेस ऑफ वाटर होता है वो निकल जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है आपके स्टोमाटा के थ्रू। एंड जो भी गम्स, रेजिन्स होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं, वो ओल्ड जाइलम स्टोर कर लेता है। जो जाइलम होता है ना आपका पुराना वाला जाइलम, बूढ़ा वाला, वो स्टोर कर लेता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स है प्लांट में एक्सक्रीशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता है ये। ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और छूट गया है लास्ट में। बेटा सवाल आता है कि सबसे ज्यादा वाटर किसको चाहिए होता है एक्सक्रीशन करने के लिए? जो जितना टॉक्सिक होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट जितना टॉक्सिक होगा, उतना उसको पानी चाहिए होता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनिया सबसे टॉक्सिक है, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा पानी चाहिए। तो इसीलिए जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में अमोनिया के फॉर्म में निकलता है, क्योंकि बाहर पानी पानी है तो डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है? यूरिया हमारे में होता है प्रिंसिपल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे में सबसे ज्यादा प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है? तो आप कहेंगे इट इज यूरिया। और जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनमें होता है यूरिक एसिड। जो पेस्ट गिर जाता है, चिच्ची गिर जाती है, हम बोलते हैं क्या हो गया, वो उनका एक्सक्रीशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, तो भी वो पेस्ट फॉर्म में होता है। तो इसको बोलते हैं भाई लीस्ट टॉक्सिक है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है? अब बेटा हमारे बॉडी में अगर हम कम पानी पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन है, तो हमारी बॉडी ज्यादा यूरिन नहीं निकाल सकती। तो इसीलिए यूरिन से वाटर को ज्यादा रीअब्सॉर्ब किया जाता है बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑफ ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है? ये हार्मोन क्या करता है बेटा? आपके यूरिन से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करवाने में मजबूर करता है, सो दैट आपकी बॉडी से ज्यादा पानी बाहर ना निकले, क्योंकि आप पानी तो पी नहीं रहे हो, बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास। तो इसलिए ये हार्मोन रेगुलेट करता है, ऑस्मोरेगुलेशन करता है। क्लियर? यस। तो यहां से चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो और आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो। बाकी चैप्टर्स की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और अगर मेहनत दिख रही हो नोट्स में, डिलीवरी में, तो यस इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट पक्का छोड़िएगा, लाइक करिएगा एंड सेकेंड सेशन का वेट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड यस कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाना, अगले सेशन में इसको मैं क्लियर कर लूंगी। बाय बाय।